discussion as we were discussing the topic voice. हमने वॉइस टॉपिक को शुरू किया था और वॉइस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब हिंदी में यदि अपन देखें तो वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य। वॉइस आवाज को भी कहते हैं, साउंड को भी कहते हैं, लेकिन ग्रामर के अंदर हम वॉइस का मतलब मानते हैं वाच्य से। अब वाच्य क्या है, वॉइस क्या है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वॉइस क्या है? वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब that shows whether subject of a sentence is doer of action or not. This one is definition. यदि हम वॉइस की डेफिनेशन की बात करें, वॉइस किस कहते हैं, तो उन्हें अपन परिभाषा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर इसको क्या लिखते हैं कि वॉइस क्या है? बेसिकली ए फॉर्म ऑफ, क्रिया का एक रूप है। टेंस भी क्या है? टेंस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार क्रिया का रूप लगाना टेंस कहलाता है। उसी तरह से वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप है। वो क्या शो करता है? दैट शोज, जो ये दर्शाता है, वेदर कि क्या सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का जो करता है, इज डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला है या नहीं है। ये चीज हमें जिस वर्ब की फॉर्म से पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही राइट्स स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिखता है। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? वर्ब है। एंड ए स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसका कर्ता कौन सा हुआ? ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिखता है। तो काम क्या हो रहा है? एक्शन क्या है? लिखने का। एक्शन लिखने का है। अब लिखने का काम कौन कर रहा है? ही। और ही कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यदि वाक्य का सेंटेंस डूअर ऑफ एक्शन है, काम को करने वाला है, तो हम कहते हैं कि इसका वॉइस कौन सा है? एक्टिव वॉइस है। इसका वॉइस हुआ एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब सक्रिय, जो एक्टिव है। यानी वास्तव में इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो दो चीजों के लिए ज्यादातर यूज होते हैं। हम वर्ब की डेफिनेशन भी ये पढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया एक शब्द है दैट शोज एक्शन और स्टेट, या तो काम बताता है, और स्टेट, स्टेट का मतलब होता है दशा। हिंदी में भी अपने बोलते हैं कि किसी काम का होना या करना प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब काम का होना वो तो हो गया एक्शन, सॉरी स्टेट। काम का होना या करना, किसी चीज का होना स्टेट हो गया, और करना क्या हो गया? एक्शन। तो हम इंग्लिश में अब इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर क्या है? एक्शन है। ही राइट्स ए स्टोरी, एक्शन है। एक्शन क्या है? राइट्स, लिखने का काम हो रहा है ना, तो ये क्या है? एक्शन है। और यदि मैं ये लिखूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। इज देयर एनी एक्शन? कोई एक्शन है इसमें? कोई एक्शन नहीं।
सिंपल वो ये शो कर रहा है कि ही इज टीचर, वह टीचर है, उसका होना। तो इज यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब थी हमारे पास में राइट्स। वर्ब दो ही काम करती है, या तो एक्शन को शो करती है या किसको शो करती है, स्टेट को शो करती है, किसी काम का होना। तो ये जो होना वाले वाक्य होते हैं ना, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर हम नहीं। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम उन्हीं सेंटेंसेस को लेते हैं जो सेंटेंसेस एस बी ओ फॉर्म के अंदर होते हैं। हम तीन ही चीजों पे काम करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब कई ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, उन वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब, अकर्मक क्रियाएं। और जो अकर्मक क्रियाएं उनके बाद में कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उनका भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता। वॉइस के अंदर हमें ये तीनों एलिमेंट मिलने चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब यदि एक्शन वाला वाक्य हो, उस एक्शन वाले वाक्य के अंदर आपको लगे कि इसका सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, काम को करने वाला है, तो हम कहते हैं इसका वॉइस कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस। यदि हम इसी सेंटेंस को इस फॉर्म के अंदर लिख दें कि ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम, तो मैं ये कहूंगा कि ये वाक्य जो है किसके अंदर है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। इसको मैंने बना दिया पैसिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस कैसे है, क्यों है ये पैसिव वॉइस, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसका, ए स्टोरी। ये जो स्टोरी है, ए स्टोरी इज रिटन बाय मी, काम क्या हो रहा है, लिखने का। लेकिन लिखने का काम स्टोरी नहीं कर रही, लिखने का काम कौन कर रहा है, हिम। तो दो चीजें हुई, या तो डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला, या वो हुआ एक्शन। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या तो काम ही महत्वपूर्ण होता है, या होता है काम को करने वाला महत्वपूर्ण। जब दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही टेंस के अंदर है। इसका टेंस कौन सा है, इसका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि हमारे से ये पूछ लिया जाए कि नीचे वाले सेंटेंस का टेंस कौन सा है, इसका तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसका कौन सा टेंस है भी, इसका टेंस कौन सा है जिसके अंदर हम इज लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर, कौन सा टेंस में यूज करते हैं हम। अब अपने क्या है, अपने टेंस पढ़ते हैं ना, अपने टेंस सिर्फ एक्टिव वॉइस के अंदर पढ़ते हैं। इसका टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उस वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है। अब पैसिव फॉर्म है तो हमें कई बार इस तरह के सेंटेंस एग्जाम के अंदर भी मिलते हैं। एडवर्बियल से हम पहचान लेते हैं कि सेंटेंस क्या आया था, कौन सा टेंस है, लेकिन हम उसमें मिस्टेक क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक ये हो जाती है कि हम सिंपल एक्टिव वॉइस की फॉर्म लगा देते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। अब देखो, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम, एक स्टोरी उसके द्वारा लिखी जाती है, वह स्टोरी लिखता है, एक स्टोरी उसके द्वारा लिखी जाती है। सेम मीनिंग है और सेम टेंस है, तो जरूरत क्या थी, अभी अपने टेंस वाइज इसको क्लासिफाई कर लेते हैं पैसिव वॉइस को। क्या जरूरत थी फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने की, सिर्फ इतनी ही जरूरत थी कि कई बार सेंटेंस के अंदर एक्शन इंपॉर्टेंट होता है और कई बार सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला महत्वपूर्ण हो। जब तो काम को करने वाला महत्वपूर्ण है तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, क्योंकि काम को करने वाला एक नंबर पे है ना, फर्स्ट चेयर, यानी काम को करने वाला महत्वपूर्ण है। यदि काम को करने वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक्शन इज इंपॉर्टेंट, तब हम का यूज करते हैं पैसिव वॉइस।
जैसे मैंने कहा ए स्टोरी इज रिटन, एक स्टोरी लिखी गई, ये महत्वपूर्ण है। किसने लिखी? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि हमने पैसिव वॉइस में लिखी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में अपन लिखें कि इंजर्ड पैसेंजर्स वर सेव्ड, जो जख्मी पैसेंजर्स थे उनको बचा लिया गया। उनको बचाना महत्वपूर्ण था, किसने बचाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए जब एक्शन महत्वपूर्ण होगा ना, तब हम एक्शन वाले में किसका यूज करेंगे? पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। और जब एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट होगा, तब हम किसका यूज करेंगे? एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे, जैसे कि हम पहले सेंटेंस में कर चुके। इसके बाद देखते हैं हाउ टू चेंज, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, इसके हमने 5 जनरल रूल्स डिस्कस किए थे। जनरल रूल्स जो हैं, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पहला मैंने आपको क्या बताया था? पहला मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला हमने ये रूल किया था। सेकंड हमने किया था कि टेंस, या जिसे लिख दें वर्ब के अनुसार हम किसका यूज करते हैं? बी की फॉर्म का यूज, बी की फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद में थर्ड मैंने रूल आपको क्या करवाया था कि हमेशा ऑलवेज यूज वी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ये अपने उस दिन डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। और फोर्थ नंबर पे है कि ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करते हैं? बाय का करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। और लास्ट, ये 5 जनरल रूल्स हैं। और लास्ट है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये 5 हमने चेंज पढ़े हैं। कोई भी सेंटेंस लेंगे ना, तो उसमें ये 5 चेंज हम करते हैं। अब देखें, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, कोई भी सेंटेंस अपन एक चेंज करके देखते हैं। ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले तो जो सेंटेंस दिया है, हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा आएगा कि कौन सा वॉइस चेंज इनसे होगा सेंटेंस। तो ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इसमें 3 चीजें हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? ही है। वर्ब कौन सी है? प्लेस। फुटबॉल कौन सा है? ऑब्जेक्ट हो गया। अब 3 चीजें हैं। एक्शन वाली वर्ब है हमारे पास, इसका जो सब्जेक्ट है, अब हमें पहले ये पता हो किस, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, पहले तो दे देते थे कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता है चेंज वॉइस, वॉइस चेंज करें। यू मस्ट नो वेदर गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस और इन पैसिव। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्टिव वॉइस में है वाक्य दिया हुआ या पैसिव वॉइस में। अब पता कैसे लगेगा? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा का भी होता है। अब अपने बड़े सेंटेंस करेंगे इसके बाद में, तो जो बड़े सेंटेंस है सब्जेक्ट भी कई बार एक से ज़्यादा वर्ड का,
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट निकालेंगे, फिर ये वर्ब देखेंगे, एक्शन है, क्या वो सब्जेक्ट काम को करने वाला है या नहीं है। यदि काम को करने वाला है तो एक्टिव वॉइस है, यदि काम को करने वाला नहीं है तो पैसिव वॉइस। तो अब अपने वही बात, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हमने लिख दिया फुटबॉल। अब एक नंबर नियम हो गया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, ये नाउन दिया था सेम लिख दिया, यदि प्रोनाउन दिया हो तो हम उसके केस को चेंज कर दें। यदि मी होता है तो मी किस में बदलता, आई में। यदि वहां पे आपको अस दिया होता पी के अंदर, यदि दैम होता तो दे के अंदर से, हिम ही, हर शी के अंदर से। ये चेंजेस है मेन प्रोनाउन। तो फुटबॉल लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम जो सेकंड नियम देखते हैं, टेंस या वर्ब के अनुसार बी की फॉर्म लगाते हैं। अब टेंस या वर्ब, वर्ब ये है हमारे पास, वर्ब की कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अर। मैंने आपको बताया था, जस्ट मैंने आपको बहुत सिंपल सा इसका यूज बताया था कि आप बी वर्ब के सारे रूप लिख लें। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एज आर एम, सेकंड होती है वॉज वर, एंड थर्ड होती है बी। ये बी की फॉर्म है सभी। यदि हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप इन फॉर्म का यूज करेंगे, इज, आर या एम का। यदि आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती तो आप वॉज वर्ब का यूज कर देते। यदि सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म आ गई। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म से पहले लगानी होती है, और यदि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो बी की थर्ड फॉर्म। यदि हमें बेस मिल जाए तो हम क्या लगाते हैं, बी, जैसे मॉडल्स के बाद बेस। और यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब आप बी के अंदर आईएनजी जोड़ दो, क्या बन गया, बीइंग बन गया। बहुत सिंपल सी बात है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म। अब इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। जैसे फुटबॉल, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हम इज एम आर लगाएंगे, क्या लगेगा, इज एम या आर, इज सिंगुलर है, फुटबॉल इज। यहां तक हो गया। इसके बाद में ये 2 नंबर नियम हो गया आपका, टेंस के अनुसार बी की फॉर्म लग गई। अब 3 नंबर ये क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया, इसको हम लिखेंगे, प्ले की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, प्लेड आएगा, थर्ड फॉर्म। चौथा नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी लिखना है और उससे पहले हम क्या लगा दें, बाय लगा दें। अब पांचवा नियम क्या कहता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है हमारे पास में ही, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही की फॉर्म आ गई यहाँ पे हिम, जैसे अपने पहले पढ़ी थी। हिम सब्जेक्ट बनेगा तो ही बन जाएगा, ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम बन जाएगा। ये जनरल चेंजेस हमने पहले भी पढ़े थे। अब इस बाद अब डिस्कस करते हैं, ये जो चेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। कैसे करते हैं, बी, बी की फॉर्म हमें लगानी पड़ती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या कि फॉर्म के अनुसार
हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इत्यादि है तो हम बीइंग का यूज कर देते हैं। और हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पहला नियम, देखो सब्जेक्ट आपको लगाना होगा, सब्जेक्ट कहां से उठाओगे? ऑब्जेक्ट से। दूसरा नियम आपने उठानी है, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो लिख दो, नहीं तो बी की फॉर्म लगानी होगी। बी की फॉर्म मेन वर्ब की फॉर्म से बनेगी, वो लिख दो। तीसरे नंबर पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। चौथे नंबर पे अपने को बाई लगाना है। और पांचवें नंबर पे वापस अपने को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है सब्जेक्ट को, यदि इंपॉर्टेंट है तो। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर नॉट मेंशन्ड एज प्रोफेक्शन इन द लास्ट, उसको मेंशन ही नहीं करते, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। इसके बाद में देखिए, अब अपने इसमें ज्यादा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सेकंड अपने टेंस वाइज बात करते हैं। हम क्या करते हैं, टेंस को एक ही फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं और वही हमारे प्रॉब्लम होती है। पहला टेंस, मैं टेंस वाइज इसको डिस्कस करवा देता हूं। टेंस टॉपिक का ही पार्ट होता है वैसे वॉइस जो है। पहला टेंस हमारे पास में कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? इसके अंदर हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस, ये यूज करते हैं। अब ये हम एक्टिव वॉइस की फॉर्म लिख रहे हैं पहली, इधर अपन लिख रहे हैं हम पैसिव वॉइस की फॉर्म्स। जब ये वाली फॉर्म मिलेंगी, अब बी की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है ना, तो बी की फॉर्म कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, चाहे ये वर्ब फॉर्म मिले चाहे ये वाली मिले, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है टेंस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को, क्योंकि ये बी की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बी की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सेकंड टेंस की यदि अपन बात करें, यदि इसमें एक चीज और मिलती है, कई बार हमें मिलता है डू डज। डू डज के साथ दो कंडीशन मिल सकती हैं, या तो डू डज के साथ में मिलेगा आपको नॉट, और या मिलेगा इंटेरोगेशन, प्रश्न मिलेगा। प्रश्न बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज का यूज करना पड़ता है। और जब हम डू डज का यूज करते हैं तो भी हम इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट। अब जब ये फर्स्ट फॉर्म है ना, और डू डज भी अपने आप में यदि वर्ब की तरह भी देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसको जब करेंगे तो वापिस वही क्या लगेगा? इज, एम। अब यहां पे जब इज, एम, आर लग गया, बी की फॉर्म लग गई, तो हमें डू डज पड़ती। हम क्या करते हैं, इज, एम, आर के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और ये डू डज हम हटा देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अपने डिस्कस कर लेंगे इसको। तो जैसे अपन कोई भी एक सेंटेंस लिखे, डज शी कुक मील डेली। एक सेंटेंस लिया हमने, डज शी कुक मील डेली, क्या वो रोजाना खाना बनाती है? तो डज। कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस तभी बनेगा जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा, अदरवाइज इंटेरोगेटिव नहीं। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कांट क्रिएट एनी इंटेरोगेटिव। बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं बनेगा किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपको हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लगा। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं वैसे, डज शी कुक मील डेली, क्या वो रोजाना खाना बनाती है?
इसका मतलब हो गया, इसका आंसर क्या है, यस या। जस्ट आप इतना ही काम करते हो ना कि कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगे सिंपल सेंटेंस है, और कर्ता से पहले लगता है तो ये इंटेरोगेटिव है। सिर्फ हम कर्ता से पहले जब हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं ना, तो उन क्वेश्चन को हम कहते हैं पोलर क्वेश्चन। पोलर क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसके दो ही उत्तर होते हैं, यस या नो। जस्ट आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। हैव आई कंप्लीटेड होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। हैव यदि आई के बाद में लगा है, सिंपल सेंटेंस है, पहले लग गया तो आपका पोलर क्वेश्चन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस सर। इंग्लिश में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाने से यस या नो वाले उत्तर। और WH वर्ड वाले यदि क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो वो इससे भी पहले लगाना पड़ता है। जैसे अपन लगा दें वाई डज शी कुक मील डेली, वो रोजाना खाना क्यों बनाती है, इसका उत्तर यस या नो में नहीं हो। ये सिंपल सी बातें की है हमने। अब वापस कम टू द टॉपिक, वॉइस पे यदि अपन बात करें, अब यहाँ पे बात ये रहती है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं कर्ता से पहले। तो वॉइस में जब भी चेंज करते हैं ना हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हम ना तो टेंस के अंदर चेंज करते हैं, ना सेंटेंस की फॉर्म के अंदर से। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम टेंस भी बदल देते हैं और सेंटेंस की फॉर्म भी बदल देते हैं, इसमें नहीं चेंज होता। अब मैंने आपको क्या बताया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये चेंज करेंगे तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी टेंस चेंज नहीं हुआ। सेंटेंस की फॉर्म, अब ये इंटेरोगेटिव है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही बना, इसको सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना, जैसा कि हम नरेशन टॉपिक के अंदर करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो ये दोनों तीनों टॉपिक आप अच्छे से इसको याद रखें, कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल कहीं पैसिव वॉइस में लग जाए और पैसिव वाला जो रूल है वो जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अप्लाई हो जाए। ये चीजें करवानी जरूरी है। अब अपने क्या करते हैं, ये क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमें तीन चीजें चाहिए, तीनों आइडेंटिफाई कर ली हमने। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दिया, हमने लिख दिया पील। अब यहाँ पे हम लगा रहे थे डच, मैंने आपको क्या बताया, डू डच को हटा देना, क्या लगाना, इज एम आर। अब मील के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, हाँ इज लगेगा, इज मील, ठीक है। अब ये इज पहले क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस क्या था, इंटेरोगेटिव, बस। नहीं, ये अनकाउंटेबल में अपने ले सकते हैं, इसको काउंटेबल में भी ले सकते हैं। जैसे स्वीट है, वेजिटेबल है, जैसे वैसे ही ये, जैसे फिश वर्ड, तो इज मील, उसके बाद में इज मील। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, कुक्ड, के बाद में कुक्ड, पहले ये लिख दो, कुक डेली बाय, हालांकि ये वाक्य अपने बाद में डिस्कस, ये मैंने एक टेंस फॉर्म के अंदर आपको बता दिया। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया हो तो आप चेंज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही का। यदि नोट वाला वाक्य मिल गया, जैसे मैंने लिखा, रमेश डोंट ईट स्वीट्स, रमेश डोंट ईट स्वीट्स, डू नॉट का यूज मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। हम सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, स्वीट्स। अब यहाँ पे प्लूरल है ये, है ना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अपने क्या लगाएंगे, स्वीट्स,
आर, ये हट जाएगा, आर नॉट ईटन बाय रमेश, स्वीट्स आर नॉट ईटन बाय, हाँ नेगेटिव है। तो ये तीनों टाइप के सेंटेंस मैंने आपको एक एक एग्जांपल में बता दिए। तो जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेसिक कौन सा रूल काम कर रहा है इसमें, जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस मिले तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। सेकंड हम इसमें करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज, आर, एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इसको जब चेंज करेंगे, देखो ये बी की फॉर्म अपने को मिल गई ना पहले ही ऑलरेडी, इसको सेम ही लिख देंगे, इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो गई। अब यहाँ पे अपने को मेन वर्ब देखनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी, तो हम इसमें आईएनजी लगा देंगे बी के अंदर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं लिखूं, कोई भी सेंटेंस अपने लिखेंगे कि ही is completing homework, he is completing homework। अब अपने इसको चेंज कैसे करेंगे, होमवर्क, फिर इज का इज आ जाएगा, कंप्लीटिंग से पहले क्या लगा देंगे, इज बीइंग कंप्लीटेड बाय हिम, इस तरह से। इसी तरह से यदि हम तीसरे टेंस की बात करें तो थर्ड टेंस हमारे पास में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज एंड हैव, इसके साथ हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द, ये यूज करते हैं हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब चेंज करेंगे तो चेंज करेंगे हैज हैव, ये सेम रह जाएगा। अब इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द। अब इसको जैसे चेंज करेंगे कि आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच, कैसे बनाएंगे, लंच हैज बीन टेकन बाय मी, आई हैव टेकन लंच। और इसको यदि अपने पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा लंच। अब लंच के अकॉर्डिंग हमने हैज लगा दिया, हैज बीन टेकन बाय मी, लंच हैज बीन टेकन बाय मी, इस तरह से। ये प्रेजेंट के तीन टेंस हो गए। चौथा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हम यूज करते हैं हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑलरेडी हम बीन का यूज कर रहे होते, का पैसिव हम नहीं बना। इसके बाद में यदि अपन पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट का पहला टेंस हमारे पास रहता है, या फोर्थ अपन कर ले इसमें, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमें मिलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या मिलती है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मिलती है सिर्फ नॉट और इंटेरोगेशन। इसको जब अपन चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लग जाती है वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि अपन ये लिखें कि डिड, तो डिड हटा देना है, जैसे उसमें डू डज हटा दिए थे, इन द सेम वे वी शैल ओमिट डिड इन पास्ट सिंपल। तो जैसे मैंने लिखा कि they completed homework,
अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको जब चेंज करेंगे होमवर्क, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, was वर्क, was completed by them। वैसे दे इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता, तो अपन बहुत सी बार ओमिट भी कर देते। हाँ जी, इसमें नोट नहीं है, नोट के साथ तो आपको मिलेगी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाले। इसमें ये सेंटेंस बनेगा जैसे he didn't like paintings, he didn't like paintings। अब इसको जैसे अपन चेंज करेंगे तो हमारे पास में है पेंटिंग्स। अब यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा? वर आएगा, प्लूरल हो गया, पेंटिंग्स वर। फिर ये नोट लगा देंगे, वर नॉट लाइक्ड बाय, यानी डिड को हटा देना है, डिड हट गया। यदि डिड पहले है तो भी हट जाएगा, डिड की जगह आ जाएगा वॉज या वर। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा। ये अभी तो जनरली अपने टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। नेक्स्ट इसमें एक टेंस आता है, वो आता है हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हम टेंस में क्या यूज करते हैं? वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म होता वर्ब विद आईएनजी। अब देखो वॉज वर सेम रहेगा, वॉज वर का वॉज वर सेम रहता है। इसके बाद में हम यूज कर देते हैं बीइंग का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था। इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट आईएनजी था, इज एम आर की जगह अब क्या आ गया? वॉज वर। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आईएनजी है तो बीइंग लगेगा। ये मैंने बहुत शॉर्टकट आपको बता दिया था कि बी का जो है ना फॉर्म, उसी से सारे टेंस डिसाइड हो जाते हैं। और इसी तरह से यदि अपन पास्ट परफेक्ट की बात करें, इसके एग्जांपल्स मैं सभी के इकट्ठे करवा दूंगा लास्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द, दोनों ही है। लेकिन अपने को दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए पहली तो, वर्ब की फॉर्म। जैसे अपने को सेंटेंस दिया, अपने सेंटेंस में ये फॉर्म देख ली तो कई बार वापस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बनवा लेता है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? कई बार पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनवाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ, और सब्जेक्ट होता है अनइम्पोर्टेंट, छोड़ दिया जाता है। एक जैसे मैं आपको एक दिन पहले भी बता रहा था, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे माई बाइसिकल हैज लॉस्ट, कई सेंटेंसेस दिए थे। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। एक सेंटेंस ये क्या था? माई साइकिल बाइसिकल हैज लॉस्ट। तो अब जैसे ये दे दिया, या अपन जैसे इसमें इसमें लॉस्ट नहीं था, वर्ड जो था ना तो हैज स्टोलन, हैज स्टोलन, माई बाइसिकल हैज स्टोलन। अब ये सेंटेंस गलत था, लेकिन बच्चे भी आके क्या कह रहे थे? ये तो सर सही है। क्यों? क्योंकि हैज हैव और हेड के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब हेड फॉर्म लगाते हैं। तो जस्ट एक रट्टा ही मत लगाएं कि क्राइम ही कर लिया कि हैज हैव हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। कि हम अक्सर बोल देते हैं हैज हैव एंड हैड, इनके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, ये बात सही है, गलत नहीं है। हैज हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में लगती है।
पैसिव वॉइस में हमने हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हैड बीन, अकेला हैड लगाएंगे तो गलत हो गया। अब माई बाइसिकल, यहाँ पे हैज भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, काम को करने वाला है। अब काम को करने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ, माई बाइसिकल हैज स्टोलन, मेरी साइकिल ने चुराया है। क्या चुराया, साइकिल ने, आना चाहिए, साइकिल ने नहीं चुराया है, साइकिल चुराई गई है। किसी ने साइकिल चुराई है और हमने पहचाना क्यों नहीं कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, बाई नहीं दिया था। जैसे यहाँ पे मानो कि ये दिया हो, जैसे बाई समबड़ी, किसी के द्वारा। एक्टिव वॉइस का वाक्य था ये कि somebody has stolen my bicycle, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। अब किसी ने चुराई है तो somebody is not important, important था नहीं। somebody has stolen my bicycle, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, my bicycle, has का has आ गया। अब स्टोलन का स्टोलन लगा दिया, लेकिन वाला ये बीन रह गया, ठीक है ना। तो मेरी साइकिल ने नहीं चुराया, मेरी साइकिल चुराई गई है। इस टाइप के सेंटेंस, जब तक आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन में भी मिस्टेक करेंगे। आपको पता होना चाहिए, जब आप एडवर्बियल पहचान के करेक्ट फॉर्म वर्ब पहचानते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टेंस की बात चल रही है, कि टेंस की फॉर्म, एडवर्बियल्स, ये तो अच्छे से याद कर लो, बार बार रिपीट करके एक दूसरे से। ये है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो कभी वॉइस हम नहीं बनाते। जस्ट दो टेंस रह गए। एक, जैसे अपन इसमें करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं विल शैल का, विल शैल, और इसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल शैल बेसिकली मॉडल हैं, और मॉडल के साथ हम क्या यूज करते हैं, बेस। ये बेस होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अपन वर्ब बोल देते हैं, बेस होता है। तो बेस होता है, तो बी का बेस कौन सा होता है, होता है आप में, तो हम इसमें यूज करेंगे विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द, ये यूज कर। और एक चेंज और लिख दूं मैं पहले, लास्ट जो टेंस का चेंज होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, विल शैल के बाद में क्या लगाते हैं, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विल शैल में ऑलरेडी बी फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, विल शैल, इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, हैव का। यहां से अपने को पता चलता है ये मॉडल है, हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, हमेशा क्या लगता है, हैव विल शैल के बाद में। कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में अपन हैज नहीं लगाते, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो क्या लगाते हैं, हैज, है ना। बाकी के साथ में हैव लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इसका बेस हैव है, ये वर्ब ऐसे जनरेट हुई है, हैव है बेस। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज एंड हैव, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, हैविंग, नॉट हैजिंग। हैज में आईएनजी नहीं लगता, आईएनजी बेस में ही लगेगा। तो अब देखो अपने बी में क्या किया, बी में आईएनजी लगाया ना, इज एम आर में आईएनजी नहीं लगाया, तो इसलिए ये बेस है। ये दोनों अपने एक ही समझ लेते हैं, ये है भी सेम है, ये भी सेम, सेम नहीं है, ये बेस है जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये हैव लगता है हमेशा। चेंज किस में कर, इसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म जैसे अपन क्या लगाएंगे, विल शैल, उसके बाद में हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये अपन यूज। ये 8 टेंस के चेंजेस हैं जो हम करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके अंदर भी हम चेंज
नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हम बीन का यूज कर रहे होते हैं। और इसके बाद में आते हैं मॉडल्स, इन्फिनिटिव्स या नॉन फाइनाइट्स के पैसिव वॉइस हैं, वो अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे टेंस के बाद में कि नॉन फाइनाइट्स में किस तरह से हम चेंज करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। मॉडल्स दिए होते हैं तो मॉडल के बाद क्या होता है, हमारे पास में बेयर इन्फिनिटिव दिया होता है यानी बेस दिया होता है और उसको अपन चेंज करते हैं मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। और एक अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस के अंदर मेंशन नहीं करते। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम बाई के स्थान पे अदर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अपन ये लिखें, मैंने लिखा कि everyone knows गांधी जी। everyone knows गांधी जी, हर कोई गांधी जी को जानता है। अब इसको जब चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट है आपके पास में, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले गांधी जी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, फर्स्ट फॉर्म में एस सर ईएस है तो क्या लगा देंगे, इज नॉन। ठीक है, गांधी जी इज नॉन। हालांकि एवरीवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि अपने ऐसे सोचें कि इसको मेंशन करना है, अपने को यहाँ पे बाई लगाते हैं ना, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाई। तो गांधी जी इज नॉन बाई एवरीवन, नहीं, यहाँ पे हम बाई के स्थान पे किसका यूज करते हैं, का यूज करते हैं, गांधी जी, सॉरी एवरीवन। एवरीवन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, तो एवरीवन। यानी कि यहाँ पे हमने बाई के स्थान पे किसका यूज कर लिया, टू का यूज कर लिया। यदि हमें वर्ब इंटरेस्टेड मिले, डिसइंटरेस्टेड मिले, इस टाइप की मिले, इन का यूज करते हैं, कंटेंट, हेल्ड, ये कुछ वर्ब्स है, ये मैं आपको पीडीएफ में भी सेंड कर दूंगा। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा बीच में से आपसे क्वेश्चन भी, और जब टेस्ट लेंगे इसके बाद में कल एक 2 दिन और लेक्चर रहेगा वॉइस का। ठीक है, इंटेरोगेटिव सब टाइप हो जाए। आज जनरल मैंने सारे करवा दिए हैं आपको लगभग। उसके बाद में जैसे एक्सेप्शन है ना, कल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रखेंगे अपने, जो डाउट वाले सारे क्लियर कर देंगे। उसके बाद में अपने इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव पे एक लेक्चर रह के फिर आपका एक का टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट के अंदर भी अलग अलग वर्ब हम डाल देते ताकि आपकी एक्सरसाइज रहे, आप हर टाइम अलर्ट रहें। तो इसके बाद अपन कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, कि कहाँ पे बाई के स्थान पे अदर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और कहाँ पे हम इसका चेंज करते हैं जो टेंस के अंदर। और टेंस के चेंज तो बाकी कल पढ़ते हैं।